देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूं आपके साथ। इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और कारण है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा दिया गया रामचरितमानस पर एक बयान। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। अब इसी के लिए चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर एक बयान दिया है। उसे मनुस्मृति और गुरु गोलवलकर, जो कि बंच ऑफ थॉट्स उनकी एक किताब है, उसकी श्रेणी में रखते हुए इसे नफरत बोने वाला बताया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संपूर्णता में रामचरितमानस की जो मान्यता है एक अनुपम काव्य कृति की है, महाकाव्य है। और केवल हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य में नहीं, पूरी दुनिया के साहित्य में रामचरितमानस एक कृति के रूप में और तुलसीदास एक कृतिकार के रूप में स्थापित हैं और अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं। रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, तुलसीदास का जो कवित्व शक्ति है, उसको लेकर के दुनिया भर के आलोचकों और विद्वानों ने बहुत सकारात्मक बातें की हैं। और जहाँ तक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की बयान की बात है, जो उन्होंने एक दीक्षांत समारोह में, बिहार के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने इसे नफरत बोने वाला ग्रंथ बताया, जैसा आपने बताया। लेकिन हमारी समझ से चंद्रशेखर जी को अपनी बात कहने का, अपनी विचार रखने का, अपनी सहमति असहमति आलोचना का अधिकार तो है जी। लेकिन मेरी राय में जो कुछ उन्होंने कहा है वह उचित नहीं है, प्रासंगिक नहीं है जी। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जिस पोस्ट पर वो है वहां से इस तरह की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की ये सबसे बड़ी शक्ति है कि चाहे शिक्षा मंत्री हो या कोई भी नागरिक हो, उसको बोलने का हक है और वह भी एक दायरे में है। संविधान ने उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा स्थापित की है। आपके बयान से, आपकी बयानबाजी से, आपके विचार से समाज में नफरत और टूट पैदा होती है। तो हमें लगता है कि इससे बचना चाहिए। कोई भी ऐसा बयान न देना चाहिए जो दूरियों को पाटे। मेरे हिसाब से तो आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो संविधान की हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, उसका सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। और बहस विमर्श, आलोचना, असहमति लोकतंत्र में ही संभव है, नहीं तो कहाँ संभव है? क्या दूसरे शासन पद्धति में, जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति नहीं रख सकते, जहाँ एक पार्टी की सरकार होती है, तानाशाही होती है, वहाँ पे आप कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा यही कहना है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने उनकी पूरे बयान को देखा जाना चाहिए कि क्या कहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दीक्षांत समारोह में ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपने रामचरितमानस की कोई एक पंक्ति निकाल करके और उसकी आलोचना की। आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि मनमाना आलोचना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जिम्मेवार लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। अब उनके स्टेटमेंट पर एक बार प्रकाश डालते हैं। दरअसल उन्होंने रामचरितमानस को नफरत बोने वाला ग्रंथ बताया। उन्होंने इसके एक अंश पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इसमें नीचे तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा की अनुमति नहीं है। यानी ऐसा कहा गया है कि अगर वो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो जहरीले बन जाएंगे, जैसे दूध पीने के बाद एक सांप बन जाता है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या तुलसीदास भी वर्णवादी थे, जो मतलब महान संत और कवि थे? क्या यहाँ पर शिक्षा मंत्री द्वारा उन पर वर्णवादी होने का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, तुलसीदास पर बहुत बातें हो चुकी हैं, समर्थन में भी और विरोध में भी। चंद्रशेखर जी की आलोचना जो है सो है। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने लिखा पढ़ा है। जैसे आपको बताऊं, भदंत आनंद कौशयन ने तुलसी के 3 पात, ये इसमें
तुलसीदास की आलोचना की है। राम स्वरूप वर्मा ने सवाल उठाया है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने, आलोचकों ने, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, रामविलास शर्मा जो मार्क्सवादी, अंतिम सांसों तक मार्क्सवादी थे वो विचारधारा के तौर पर, लेकिन उन्होंने तुलसीदास के काव्य की शक्ति को बहुत उच्चतम स्तर पर बताया है। डॉक्टर नामवर सिंह थे, डॉक्टर मैनेजर पांडे जैसे प्रगतिशील आलोचकों ने तुलसीदास की कविता की शक्ति को रेखांकित किया है। आलोचनाएं भी हुई हैं, होती रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब हम कुछ कहते हैं तो उस कहने का एक क्या मीनिंग है। जब आप भारत के संविधान में देखते हैं आप कि किसी एक आर्टिकल पर, संविधान की किसी एक प्रावधान पर आप संविधान पीठ बताते हैं, लिखा तो एक ही चीज़ है लेकिन उसकी व्याख्याएं अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। तुलसीदास के वर्णवादी होने की जो बात है, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है, लेकिन मेरी राय में कि जिस कवि ने, जिस संत ने व्यक्तिगत जीवन के बहुत सारे उनके संघर्ष रहे हैं, आत्मसंघर्ष रहे हैं, उन्होंने जो परंपरागत ब्राह्मणों की भी, जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो ये तो सब हर कोई जानता है कि जब बनारस में वो अवधी भाषा में, लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो मोहल्ले में रहने वाले पंडितों विद्वानों की भी उधम को उन्हें सहना पड़ा। और तुलसीदास ने जो कुछ रामचरितमानस में लिखा है, जिनकी कई पंक्तियों पर विवाद है, उसकी विद्वान अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको गलत प्रकार से, जो तुलसीदास ने मूल रूप से लिखा उसको बदल करके, तोड़ मरोड़ के। जैसे आपको बताएं, एक आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर के, आचार्य किशोर कुणाल, जो महावीर मंदिर न्यास के सचिव भी हैं और बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो चूँकि उनका बहुत दखल है धर्म में भी, उन्होंने एक बात कही है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि पहली बार रामचरितमानस का जो कोई संस्करण निकला 1810 में आपके विलियम फोर्ट कॉलेज कोलकाता से, जो अभी प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाता है, और उसका संपादन एक बिहार के ही साहित्यकार ने, उस समय के साहित्यकार ने किया था, सदल मिश्र ने। तो उसके जो वो एडिशन आया, वो जो संस्करण आया, उसमें ना जो आज के रामचरितमानस में पता नहीं कहाँ से चीज़ें आई हैं और उसकी अलग अलग व्याख्याएं होती है कि अवधी भाषा में इसका ये अर्थ होता है, ऐसा होता है। और लेकिन इनका कहना है, आचार्य किशोर कुणाल का, कि कुणाल जी का, कि उसमें बदल दिया गया है, मतलब जो उनका मूल है तुलसीदास का, वो बदल दिया गया है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक बहुत निंदित, तुलसीदास का बहुत निंदित एक पंक्ति है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उसको वो कहते हैं कि नहीं, ये ढोल गंवार क्षुद्र पशुमारी है, सकल, वो कह रहे हैं कि शूद्र और नारी जो है ये जबरदस्ती पता नहीं कहाँ से आ गया। तो अलग अलग प्रकार से व्याख्यान करते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक संशोधन है, मैं यहाँ पे कोई धार्मिक या कर्मकांडी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं साहित्य और पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि जैसे एक पत्रकार है, एक फिल्मकार है, एक कवि है, एक लेखक है, जब अपने समाज की मानसिकता को अपने साहित्य में रखता है, ठीक है ना, जो समाज का यथार्थ है, जाति पाति, सामंतवाद, अगड़ा पिछड़ा, जो आज भी जारी है, 2023 में भी जारी है, उसको लेकर के अगर कोई कवि लिखता है तो आप कैसे मान के चलते हैं कि वो उसका निजी मत है, उसने समाज के यथार्थ को रखा है। तो फिर आप कैसे समाज की। तो आप ये देखना चाहिए कि तुलसीदास जब कोई कथा कह रहे हैं तो उस समय में जाके आपको देखना चाहिए। 16वीं शताब्दी की चीज जो है, या राम कथा जो त्रेता युग की बात कही जाती है, वो किसी सीक्वेंस में कही गई है, प्रसंग में कही गई है, तो आप 2023 के प्रतीकों के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि महज ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि
ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि देश में लोगों का अटेंशन फुटेज तीन प्रमुख पार्टियों को ही देखने को मिलता है, बीजेपी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और इधर आम आदमी पार्टी। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट देकर लोगों का अटेंशन बिहार की राजनीति की तरफ करने को देखा है? क्या लगता है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान का शासन है जी। और सनातन धर्म भी, हिंदू धर्म भी बहुत लोकतांत्रिक धर्म है। यहाँ बहुत विद्वानों की, धर्म ग्रंथों की, देवी देवताओं तक की भी आलोचना और उस पर शास्त्रार्थ हुए हैं, ये परंपरा रही है। तो मैं इस मत में नहीं हूं कि अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर के कुछ विचार हैं, भले ही वो राजनीतिक स्टंट हो, वो राजनीतिक फायदे के लिए हो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या बात है। बस मेरा यह कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि रामचरितमानस महाकाव्य पर पहली बार कोई लिखा है, बहुत आलोचनाएं होती हैं। आपके साहित्य के पाठ्यक्रम में भी है रामचरितमानस, इसमें पीएचडी डिलीट होती है, बहस विमर्श होता है, सेमिनार होती है, विद्वान शास्त्रार्थ करते हैं। अब मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि क्या तुलसीदास, मैं आपके माध्यम से, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि क्या तुलसीदास की मूल पांडुलिपि जो उनकी हस्तलिपि में लिखा हुआ हो, क्या कहीं पूरा शब्दशः मौजूद है? क्या कहीं कहीं मौजूद है, बनारस में भी है और उनके और भी जहाँ पे बांदा वगैरह और जो उनके जन्मभूमि के क्षेत्रों में कई लोग दावे करते हैं कि उनके मूल पांडुलिपि है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा भी है, कोई ये चुनौती वगैरह नहीं है, कि क्या उस लेखक कवि की मूल रचना मौजूद है? क्या इस बात की आशंका नहीं हो सकती है कि आगे भी किसी ने जानबूझ करके उसका बदलाव किया हो? तुलसीदास पर बात होनी चाहिए, तुलसीदास का पुनर्पाठ होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस कवि ने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो बहुत सारी बातें कह चुके हैं, जिन्होंने धर्म के, परिवार कल्याण के, आपके निजी संबंधों की, मित्रता की बहुत सारे दृष्टांत तुलसीदास ने दिए हैं। हमें नहीं लगता है कि तुलसीदास के विचार इस प्रकार से हो सकते हैं। कथा प्रसंग में अभी जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो चौपाई दोहा उद्धृत किया है, उसमें यही है कि भाई काक भूषुंडी जी की कथा है कि वो शिव भक्त होते हैं और उनके गुरु जो होते हैं शैव गुरु, वो कहते हैं कि शिव जी जो है राम जी के भक्त हैं। अब उनको एक भक्त के रूप में, क्योंकि वो लगते हैं कि भगवान शिव तो सबसे महादेव हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो शिव जो है राम के भक्त कैसे हो सकते हैं? फिर वो अपने बारे में कह रहे हैं कि जैसे मैं अधम जाति का, चूंकि काकभूषुंडी थे वो, और मुझे विद्या पा करके, जैसे मैं अधम जाति का हूँ, मुझे विद्या पा करके अब मुझे अहंकार हो गया, मति मेरी मारी गई, वो अपने बारे में कह रहे हैं। तो तुलसीदास एक कथा कह रहे हैं ना, क्या वो तुलसीदास के खुद के विचार हैं? ये आपको समझना होगा। एक और मैं उदाहरण अगर आप कहें तो देखना चाहूंगा, इस पर मैं बहुत विद्वानों से और सबसे इस पर ध्यान आकृष्ट करने की बात करूंगा कि बहुत से आज के लेखक जो यथार्थवादी लेखक हैं, जिन्होंने पूर्व की गलतियों गुनाहों पर कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, व्यंग विनोद किए हैं, और उसको आप पढ़ेंगे तो वो जो समाज का मनोविज्ञान है, जो शोषण सामंतवाद और जितनी हमारे दोष रहे हैं उसके बारे में लिखा गया है। अब उसको आप पढ़ करके कहिए, उसको कोई उसकी एक लाइन उठा करके कि नहीं उस लेखक का तो यही विचार है, पता चला उस लेखक का उद्देश्य है कि हम इस चीज को रखें समाज के सामने और समाज का बदलाव करें, मानसिकता का बदलाव करें। राजेंद्र यादव जी, जिनके प्रति मैं बहुत आदर रखता हूं, हंस के पुनर्संस्थापक थे, प्रेमचंद के हंस को उन्होंने यहां तक लाने में उनका योगदान है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, मुझे याद है, होना सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ, वर्तमान साहित्य मैगजीन में पत्रिका है, लघु पत्रिका, वो उनका ये लेख छपा था। बाद में उस पर बहुत आरोप प्रत्यारोप रहे, यहां तक कि जो उनके समर्थक लेखिकाएं थी, लेखक थे, वो भी राजेंद्र यादव को टूट पड़े कि आपने क्या लिख दिया है। उन्होंने उसमें लिखा था कि जो पुरुष जो है, पुरुष की मानसिकता महिलाओं के बारे में क्या होती है, और उन्होंने एक तरह से व्यंग किया था
और वो ये आईना दिखाया था कि पुरुष जो है महिलाओं के बारे में किस प्रकार की गालियां देते हैं, क्या सोचते हैं, कितना संकीर्ण सोच रखते हैं। बाद में राजेंद्र यादव जी जब आलोचना होने लगी तो ये कहने लगे कि अरे मेरी भाषा को सब तो सब मेरे समर्थक और जो समझदार माने जाते हैं वही नहीं समझ पाए, ये मेरे विचार थोड़ी है, ये तो पुरुषवादी मानसिकता, पितृसात्मक जो मानसिकता है उसको मैंने रखा है। अब आप कहिए कि राजेंद्र यादव जो है महिलाओं के बारे में ये सोच रखते हैं। मैं आज के जो आधुनिक अध्येता हैं, स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, मैं रामचरितमानस की चौपाइयों का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक पत्रकार कोई समाज के गलीजपन को, समाज की बुराई को जब अपनी रिपोर्ट में दिखाता है तो क्या कहेंगे कि अरे वो पत्रकार जो है समाज के बारे में ये सोच रखता है। आप इस तरह से पाठ का पाठांतर नहीं कर सकते हैं, मेरा ये सोच है जी। एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री ने जब से ये बयान दिया है तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन की सरकार के अंदर भी तकरार पैदा हो गई है, जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जदयू और राजद, इनके आपस में ही, इनके नेता आपस में ही इनके विचार मेल खाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, यानी आपस में ही ये भिड़ गए हैं। देखिए अभी आप सही कह रहे हैं, तो समाचारों में है, पब्लिक डोमेन में है कि महागठबंधन के अंदर रामचरितमानस को नफरत बोने वाला ग्रंथ बताने के बाद रार मचा हुआ है जी। बहुत से जदयू के नेता जो है खुल करके बोल रहे हैं जी। राजद के अंदर भी, महागठबंधन तो छोड़िए, राजद के अंदर भी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, पुराने नेता हैं, और शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजद के, उनके बीच जो है एक तरह से बहुत मतलब वैचारिक उष्मा, बहुत बहस हुआ है इसको लेकर के, और खुल करके लोगों ने बोला है। शिवानंद जी का ये कहना है कि जैसे जब उनसे पूछा गया कि ये राजद भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का समर्थन करती है, तो शिवानंद जी ने कहा कि नहीं, राजद के स्तर पर तो ऐसा निर्णय ही नहीं हुआ। अगर जगदानंद सिंह जी ये पीठ ठोकते हुए कह रहे हैं तो भी गलत कह रहे हैं, हम भी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो कहाँ निर्णय हुआ कि उसके बारे में। फिर वो ये कहते हैं कि राजद हो या जदयू हो, इसकी वैचारिक धारा जो है, वैचारिकता गांधी, जयप्रकाश और लोहिया के दर्शन पर टिकी है। तो क्या इन तीनों महापुरुषों ने रामचरितमानस को लेकर के अपना ये स्टैंड बताया है? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप दूसरे को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं इसके द्वारा, मतलब भाजपा या अन्य पार्टियों को, कि भाजपा के पीछ पर जाकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है, जो संसदीय बोर्ड के, कि आप जो है इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं जी। तो केवल महागठबंधन में नहीं, राजद के अंदर भी रार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद कुमार जी। आपने रामचरितमानस से लेकर तुलसीदास तक का उनके बारे में बताया काफी कुछ, और देखने को मिल सकता है कि रामचरितमानस ऐसा कह सकते हैं कि ये अथाह महासागर है जिसके बारे में जितनी भी बातें करें कम है। अब देखना है कि इस मामले में क्या बातें सामने आती है फिर से इस पर। जी अच्छा, एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि बहुत से विद्वानों का ये कहना है कि जब तुलसीदास का पुनर्पाठ करें तो केवल रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस चूंकि गांव-गांव में लोकप्रिय है, पहले मैंने गांव में देखा है कि बिना कर्मकांड और पूजा पाठ के शाम को लोग अपने दलान में, चौपाल पर, आंगन में रामचरितमानस का पाठ करते थे, और मोहल्ले के हर जाति के लोग जो है उसको सुनते थे। बहुत से ऐसे अनपढ़ लोगों के बारे में, अपढ़ लोगों के बारे में, जो साइन करना नहीं जानते थे, वो भी रामचरितमानस कंठस्थ किए हुए थे। तो तुलसीदास एक जाति तक सीमित, हाँ, तो तुलसीदास पर जब बात हो ना, तो केवल रामचरितमानस को लेकर के नहीं, चूंकि वो एक धार्मिक ग्रंथ भी बन चुका है, उसको एक प्रतिष्ठा बन चुकी है, हालांकि वो एक महाकाव्य है। रामचरितमानस के साथ कवितावली और विनय पत्रिका जो तुलसीदास ने लिखी, उसको लेकर के भी तुलसी का मूल्यांकन करना चाहिए, मेरा ये कहना है, विद्वानों का भी यही कहना है। तो अब देखते हैं कि खैर इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और बातें करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।